जरा इस बारे में सोचिए। कोई इंसान महीने भर जी तोड़ मेहनत करता है और अपनी कमाई लेकर घर आता है, लेकिन तभी पता चलता है कि उस कमाई पर सरकार ने एक दो या पांच नहीं बल्कि पूरे 84 अलग अलग तरह के टैक्स लगा दिए हैं। 84 टैक्स? मतलब ये तो। हाँ, पूरे 84। और आधी से ज्यादा कमाई तो उन शुल्कों में ही कट जाती है जिनका कोई सिर पैर ही नहीं है। ऐसे में कोई भी क्या करेगा, हताश हो जाएगा या शायद बगावत कर देगा, है ना? बिल्कुल, कोई भी बगावती करेगा। तो आज के इस गहन विश्लेषण में हम इतिहास के पन्नों से कुछ ऐसे ही ऐतिहासिक दस्तावेजों और नोट्स पर चर्चा कर रहे हैं। आज का हमारा मिशन ये समझना है कि आजादी से पहले के भारत में जब इंटरनेट या फोन जैसी कोई चीज नहीं थी, तब राजस्थान के आम किसानों और जनजातियों ने इतने भयंकर सामंती अत्याचारों के खिलाफ भारत के कुछ सबसे लंबे और वो भी अहिंसक आंदोलन कैसे खड़े किए। और पता है, ये विषय इसलिए भी बहुत दिलचस्प हो जाता है क्योंकि हम अक्सर इतिहास को ना राजा महाराजाओं, उनके भव्य महलों या युद्धों के चश्मे से ही देखते हैं। हाँ, वो मेन स्ट्रीम इतिहास जिसे कहते हैं। बिल्कुल। मुख्यधारा का इतिहास आम आदमी को अक्सर हाशिए पर धकेल देता है, लेकिन आज हमारे सामने जो स्रोत हैं वो साफ बताते हैं कि असली बदलाव तब शुरू होता है जब समाज का सबसे निचला तबका, जिसे सबसे कमजोर माना जाता है, वो सत्ता की आंखों में आंखें डालकर कहता है कि बस अब और नहीं। सही कहा आपने। ये केवल कुछ स्थानीय किसानों का गुस्सा भर नहीं था, बल्कि एक पूरी सामंती व्यवस्था को जड़ से हिला देने वाली सामाजिक क्रांति थी। तो चलिए इस कहानी के उस अध्याय से शुरुआत करते हैं जहां से इस पूरी क्रांति की नींव पड़ी। बात है 1897 की। मेवाड़ राज्य का एक प्रथम श्रेणी का ठिकाना हुआ करता था बिजौलिया, जो आज के समय में राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में आता है। जी हाँ, भीलवाड़ा। यहाँ के लोग, जिनमें ज्यादातर धाकड़ जाति के किसान थे, वो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से बुरी तरह जूझ रहे थे। लेकिन फिर गिरदारीपुरा गांव में एक घटना होती है। वहाँ गंगाराम धाकड़ नाम के एक व्यक्ति का मृत्यु भोज, जिसे मौसर कहा जाता है, वो चल रहा था। और यहाँ जरा रुककर हमें इस परिस्थिति को समझना चाहिए। देखिए, ये कोई राजनीतिक रैली तो थी नहीं, वो तो एक शोक सभा थी। बिल्कुल, मृत्यु भोज था। लेकिन उस दौर में जब सभाएं करने या कोई यूनियन बनाने की सख्त मनाही थी, ऐसे सामाजिक आयोजन ही वो जगह होते थे जहां आम लोग अपना दुख दर्द एक दूसरे से साझा कर सकते थे। उस मौसम में आसपास के गांव के सैकड़ों किसान इकट्ठा हुए थे और उन सबके दिल में एक ही आग सुलग रही थी। जागीरदार राव कृष्ण सिंह के लगाए गए उन 84 प्रकार के करों की आग। हाँ, वही 84 टैक्स। ये 84 टैक्स वाली बात ना मुझे सच में बहुत हैरान करती है। मतलब कोई किस किस चीज पर टैक्स लगा सकता है? मैंने इन दस्तावेजों में पढ़ा कि इनमें दो बड़े ही क्रूर तरीके शामिल थे, लाटा कुंटा और बेगार। हाँ, ये दोनों बहुत ही शोषक तरीके थे। अब देखिए, जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ, बेगार का मतलब तो था कि किसानों से बिना कोई मजदूरी दिए जबरदस्ती काम करवाना। मतलब एक तरह की बंधुआ मजदूरी हो गई है। लेकिन ये लाटा कुंटा क्या व्यवस्था थी? असल में लाटा कुंटा जमीन के लगान को तय करने का एक बेहद मनमाना तरीका था। कुंटा का मतलब ही होता है अनुमान लगाना या अंदाजा लगाना। अच्छा। हाँ, राजा के अधिकारी बस खेत में खड़ी फसल को दूर से देखकर ही अंदाजा लगा लेते थे कि कितनी पैदावार होगी, और उसी अनुमान के आधार पर वो टैक्स तय करते थे। अरे बाप रे, मतलब बिना तौले ही। बिल्कुल। अब आप सोचिए, अगर ओलावृष्टि हो गई या मान लीजिए बारिश ही नहीं हुई और असल में पैदावार आधी ही रह गई, तो भी किसान को वही टैक्स देना पड़ता था जो अधिकारी ने खड़ी फसल देखकर तय कर दिया था। ये तो बहुत नाइंसाफी है। इससे होता ये था कि किसान बुरी तरह से कर्ज के जाल में फंसता चला जाता था। मतलब ये तो आज के दौर के उन हिडन चार्जेस से भी कहीं ज्यादा भयंकर है, जहां इंसान को पता ही नहीं होता कि आखिर उसे किस बात के पैसे देने पड़ रहे हैं। और मुझे लगता है कि इसी व्यवस्था ने उन किसानों को उस मृत्यु भोज में ये तय करने पर मजबूर कर दिया कि अब वे महाराणा फतेह सिंह से इसकी शिकायत करेंगे। एकदम सही। उन्होंने नानजी और ठाकरी पटेल को मेवाड़ के महाराणा के पास भेजा भी। ये उनका पहला कदम था विरोध का, लेकिन दुर्भाग्य से महाराणा ने उनकी शिकायत पर कोई खास ध्यान नहीं दिया। और इससे जागीरदार राव कृष्ण सिंह का हौसला और बढ़ गया होगा। बिल्कुल बढ़ गया। और इसके बाद कृष्ण सिंह ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने किसानों के आत्मसम्मान पर सीधा प्रहार किया। 1903 में उसने एक नया कर थोप दिया जिसे चमरी कर कहा गया। एक मिनट, चमरी कर? चमरी तो शादी के मंडप को कहते हैं ना? सही पकड़े हैं आप। ये कर लड़की की शादी पर लगाया गया था। नियम ये बना दिया गया कि अगर कोई भी किसान अपनी बेटी की शादी करेगा तो उसे जागीरदार को 5 रुपए का टैक्स देना होगा। क्या? अपनी ही बेटी की शादी करने पर राजा को टैक्स देना होगा? ये तो हद हो गई। और 1903 के समय में 5 रुपए तो शायद किसी किसान की महीनों की कमाई होती होगी। महीनों की नहीं, शायद उससे भी ज्यादा। ये महज एक आर्थिक बोझ नहीं था, ये मानसिक और सामाजिक शोषण की चरम सीमा थी। बिल्कुल। कई किसानों ने तो इसके विरोध में अपनी बेटियों की शादियां तक रोक दी, लेकिन सत्ता का अहंकार यही नहीं रुका। 1906 में जब राव कृष्ण सिंह की निस्संतान मृत्यु हुई तो पृथ्वी सिंह नया जागीरदार बना और उसने गद्दी पर बैठते ही एक और अजीबोगरीब फरमान सुना दिया। तलवार बंधाई कर। हाँ, तलवार बंधाई कर, जो कि एक तरह का उत्तराधिकारी कर था। मतलब नया जागीरदार गद्दी पर बैठ रहा है, जश्न उसका मन रहा है, ताजपोशी उसकी हो रही है, लेकिन उस पूरे कार्यक्रम का खर्च आम जनता की जेब से वसूला जा रहा है। अजीब है ना? बहुत अजीब है। ये तो कुछ कुछ वैसी बात हो गई कि कोई नई कंपनी का सीईओ बने, अपनी खुशी में एक बहुत शानदार सी पार्टी दे और उस पार्टी का बिल अपने ही कर्मचारियों की सैलरी से काट ले।
बहुत ही दिलचस्प तुलना है ये, और इससे हम समझ सकते हैं कि उस समय के किसानों को कैसा लगा होगा। बेचारे जमीन छोड़कर जा नहीं सकते थे और रुकते तो हर दिन लुट रहे थे। इसी हताशा और गुस्से ने उस आंदोलन को जन्म दिया जो पूरे 44 सालों तक चला। 44 साल, मतलब 1897 से लेकर 1941 तक। जी हाँ, और यही बात इसे भारत का सबसे लंबा चलने वाला, पूरी तरह से संगठित और अहिंसक किसान आंदोलन बनाती है। लेकिन देखिए, 44 साल बहुत लंबा समय होता है। बिना किसी मजबूत नेतृत्व के इतने लंबे समय तक कोई भी भीड़ टिक नहीं सकती। तो ये नेतृत्व आ रहा कहाँ से? यही इस पूरी कहानी का टर्निंग पॉइंट है। शुरुआती सालों में तो स्थानीय नेताओं ने, जैसे साधु सीताराम दास जी ने हिम्मत जगाई, लेकिन फिर 1916 में साधु सीताराम दास के ही आग्रह पर एक ऐसे व्यक्ति ने इस आंदोलन की कमान संभाली जिसने इसकी पूरी दिशा ही बदल के रख दी। आप विजय सिंह पथिक जी की बात कर रहे हैं? बिल्कुल, विजय सिंह पथिक। मैंने उनके बारे में पढ़ा है कि उन्होंने इस आंदोलन में एक कमाल की रणनीति अपनाई थी। उन्होंने सिर्फ भीड़ नहीं जुटाई, बल्कि उसे एक संगठन में बदल दिया। 1917 में हरियाली अमावस्या के दिन उन्होंने ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की। पर मुझे एक बात समझाइए, ये पंच बोर्ड असल में काम कैसे करता था? मतलब राजा के राज में किसान अपना बोर्ड कैसे चला सकते थे? असल में पथिक जी बहुत दूरदर्शी नेता थे। वो समझ गए थे कि जब तक किसान न्याय या फैसले के लिए रियासत के सिस्टम पर निर्भर रहेंगे, वो हमेशा कमजोरी रहेंगे। तो ये जो ऊपर माल पंच बोर्ड था, ये एक तरह की समानांतर सरकार, या कह लें कि शैडो गवर्नमेंट की तरह था। अच्छा, एक पैरेलल सिस्टम खड़ा कर दिया। हाँ, उन्होंने मन्ना पटेल को इसका सरपंच बनाया और गांव-गांव में इसकी शाखाएं खोल दी। किसानों ने आपस में तय किया कि वो अपने झगड़े राजा की अदालतों में नहीं ले जाएंगे, बल्कि अपनी पंचायत में ही सुलझाएंगे। और इसमें सबसे बड़ी बात क्या थी पता है? क्या? उन्होंने रियासत को कोई भी टैक्स देने से साफ इनकार कर दिया। ओहो, मतलब उन्होंने सिस्टम से बगावत करने के बजाय पूरे सिस्टम को ही बाईपास कर दिया। बिल्कुल बाईपास कर दिया। ये तो बहुत ही स्मार्ट मूव था, क्योंकि सत्ता काम ही तब करती है जब जनता उसके नियमों को मानती है। अगर पूरी की पूरी जनता ही टैक्स देने से मना कर दे, तो प्रशासन तो वैसे ही पंगु हो जाएगा। और वही हुआ भी। मेवाड़ सरकार पूरी तरह घबरा गई। 1919 में उन्होंने बिंदुलाल भट्टाचार्य की अध्यक्षता में एक आयोग बना दिया, जिसमें कुछ अन्य अधिकारी भी शामिल थे। अब इस आयोग ने कागजों पर तो मान लिया कि किसानों की मांगे जायज हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई सुधार नहीं किया। ये तो सत्ता अक्सर करती ही है। एक कमेटी बना दो ताकि लोगों का जो फौरी गुस्सा है वो शांत हो जाए। हाँ, टाल मटोल की राजनीति। बाद में 1922 में ब्रिटिश सरकार के एजेंट रॉबर्ट हॉलैंड भी आए। एक समझौता भी हुआ जिसमें 35 टैक्स हटाए गए, लेकिन जागीरदार ने कुछ समय बाद फिर से वो समझौते तोड़ दिए। तो मतलब ये आंख मिचौली 1941 तक चलती ही रही। फिर जाकर अंतिम रूप से मेवाड़ के प्रधानमंत्री टी विजय राघवाचार्य के आदेश पर किसानों को उनकी जमीनें वापस मिली। लेकिन मुझे लगता है कि इस बिचौलिया आंदोलन ने जो सबसे बड़ा काम किया वो था एक डोमिनो इफेक्ट पैदा करना। डोमिनो इफेक्ट, आप सही कह रही हैं। है ना? क्योंकि जब कोई देखता है कि उसका पड़ोसी एक इतने ताकतवर जमींदार से लड़कर 44 साल तक टिका रह सकता है, तो उसके अंदर भी हिम्मत आ ही जाती है। बिचौलिया की ये आग जल्द ही पड़ोसी रियासतों तक भी पहुंच गई। आप शायद बेंगू किसान आंदोलन की ओर इशारा कर रही हैं। जी हाँ, बिचौलिया से ही प्रेरणा लेकर 1921 में बेंगू में आंदोलन भड़क उठा, जो कि मेवाड़ का ही एक हिस्सा था। भैरूकुंड मेनाल से इसकी शुरुआत हुई और विजय सिंह पथिक के ही कहने पर राम नारायण चौधरी ने इसका नेतृत्व किया। और बेंगू आंदोलन के दौरान ना एक बहुत ही असाधारण राजनीतिक घटना घटी थी। हाँ। इसे समझना आज के संदर्भ में भी बहुत जरूरी है। वो क्या थी? वही है कि राजस्थान सेवा संघ और बेंगू के ठाकुर अनूप सिंह के बीच किसानों की मांगों को लेकर एक लिखित समझौता हो गया था। सब कुछ शांति से सुलझ रहा था, लेकिन मेवाड़ की सरकार ने इस समझौते को मानने से साफ इनकार कर दिया। यही बात तो मेरे नोट्स में भी ये बात बहुत प्रमुखता से लिखी है, लेकिन मुझे इसके पीछे का तर्क समझ नहीं आ रहा था। जब स्थानीय किसानों और उनके अपने ठाकुर के बीच बात बन ही गई थी, दोनों राजी थे, तो मेवाड़ सरकार यानी ऊपर बैठी सत्ता को इससे क्या परेशानी हो सकती है? देखिए, परेशानी समझौते की शर्तों से नहीं थी। परेशानी इस बात से थी कि समझौता किससे किया जा रहा है। मेवाड़ सरकार ने समझौते को खारिज करते हुए इसे बोल्शेविक समझौते का नाम दे दिया, और तो और अनूप सिंह को उदयपुर में नजरबंद भी कर दिया गया। एक मिनट, बोल्शेविक बोल्शेविक क्रांति तो रूस में हुई थी ना? जी हाँ। जहां व्लादिमीर लेनिन और मजदूरों किसानों ने मिलकर वहां के राजा यानी जार की सत्ता को उखाड़ फेंका था। तो राजस्थान के एक छोटे से गांव बेंगू का रूस की उस बोल्शेविक क्रांति से क्या लेना देना? वैचारिक खौफ। ये पूरा मामला खौफ का था। 1917 की रूसी क्रांति के बाद पूरी दुनिया के राजघरानों में ये डर बैठ गया था कि अगर किसान और मजदूर संगठित होकर अपनी शर्तें मनवाने लगे, तो ये सदियों पुरानी सामंती और राजशाही व्यवस्था ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी। अच्छा, तो उन्हें अपने अस्तित्व का डर सता रहा था। बिल्कुल। मेवाड़ सरकार को लग रहा था कि आज अगर इन किसानों की मांगे मान ली गई, तो कल ये संगठन सीधे मेवाड़ की गद्दी को चुनौती देंगे। उन्हें उस किसान यूनियन में रूस के बोल्शेविक नजर आ रहे थे। अब समझ में आया। मतलब ये महज टैक्स का मसला रहा ही नहीं था, ये सत्ता के अस्तित्व की लड़ाई बन गई थी। और जब सत्ता इस हद तक डर जाती है तो वो सबसे क्रूर रास्ता अपनाती है, दमन का। और यही हुआ भी। 13 जुलाई 1923 को गोविंदपुरा गांव में किसान एकदम शांतिपूर्ण तरीके से एक सभा कर रहे थे। वहां ट्रेंच नाम के एक ब्रिटिश अधिकारी ने सेना को अंधाधुंध गोलियां चलाने का आदेश दे दिया। हे भगवान! इस अमानवीय गोलीबारी में रूपा जी और कृपा जी नाम के 2 किसान वहीं शहीद हो गए। ऐसी घटनाओं को पढ़ना भी अंदर तक विचलित कर देता है।
और विडंबना देखिए, ठीक ऐसा ही दमन हमें बूंदी या बरड़ किसान आंदोलन में भी देखने को मिलता है, जिसका नेतृत्व नैनू राम शर्मा जी कर रहे थे। हाँ, बूंदी में भी हालात बहुत खराब थे। वहां भी किसानों पर 25 प्रकार के कर लदे हुए थे। 2 अप्रैल 1923 को बूंदी के डाबी गांव में किसान शांति से बैठे थे और पुलिस अधिकारी इकराम हुसैन ने उन पर फायरिंग कर दी। यहाँ जो दृश्य दस्तावेजों में दर्ज है, वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। आप नानक जी भील के बारे में बात कर रही हैं ना? हाँ, नानक जी भील को जब गोली लगी, तब वे झंडा गीत गा रहे थे और कहते हैं कि गोली लगने के बाद भी उनके होंठों पर वो गीत था। नानक जी भील की शहादत कोई साधारण घटना नहीं थी। इस घटना ने पूरे राजस्थान में एक ऐसा भावनात्मक भूचाल ला दिया था कि लोग हिल गए थे। आप देखिए ना, इतिहास के हर बड़े आंदोलन में कला, साहित्य और संगीत ने एक ऐसी ऊर्जा फूंकी है जिसे कोई भी बंदूक नहीं दबा सकती। बिल्कुल सही बात है। प्रसिद्ध नेता और कवि माणिक्यलाल वर्मा जी ने नानक जी भील की याद में अर्जी नाम का एक बेहद मार्मिक गीत लिखा था। और अगर मैं सही हूँ, तो वर्मा जी ने ही बिजौलिया के किसानों का हौसला बढ़ाने के लिए पंछीड़ा गीत भी लिखा था ना? जी, पंछीड़ा भी उन्हीं का था। ये बात सच में सोचने पर मजबूर करती है कि कैसे उस दौर में संगीत ने एक तरह के वायरल संदेश का काम किया होगा। ये गीत एक गांव से दूसरे गांव तक जाते होंगे और किसानों को एहसास दिलाते होंगे कि वे इस लड़ाई में अकेले नहीं हैं। और ये एकजुटता बहुत जरूरी भी थी, क्योंकि आगे चलकर इन आंदोलनों का कारण केवल आर्थिक शोषण नहीं रहा था, बल्कि ये जीवन और आजीविका की बुनियादी अधिकारों की लड़ाई बन गया था। आप शायद अलवर और करौली के मामलों की बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल। जब मैं इसके बारे में पढ़ रही थी, तो मुझे शुरुआत में यकीन ही नहीं हुआ। मतलब बिजौलिया और बेंगू में तो फिर भी टैक्स का मुद्दा था, लेकिन अलवर में किसानों ने आंदोलन किसी टैक्स के खिलाफ नहीं, बल्कि ये सुनने में भले ही थोड़ा अजीब लगे, लेकिन ये उस समय के किसानों की बेबसी का सबसे खौफनाक उदाहरण था। कैसे? अलवर रियासत में सरकार ने एक ऐसा कानून बना रखा था जिसके तहत जंगली सुअरों को मारना अपराध था, क्योंकि शायद राजाओं को उनकी शिकार का शौक था। लेकिन ये सुअर खेतों में घुसकर किसानों की खड़ी फसल को पूरी तरह तहस नहस कर देते थे। जरा एक किसान की नजर से सोचिए ना, आपने मेहनत पसीना बहाकर अपनी जमीन पर अनाज उगाया है ताकि आपके बच्चे भूखे ना रहें, और फिर आप देखते हैं कि कुछ जानवर आकर आपकी उस पूरी मेहनत को बर्बाद कर रहे हैं। आप वहीं सामने खड़े हैं, लेकिन आप उन जानवरों को भगा या मार नहीं सकते। हाँ, क्योंकि कानून बीच में था। बिल्कुल, क्योंकि अगर आपने ऐसा किया तो राजा की पुलिस आपको ही जेल में डाल देगी। ये तो एक तरह की मानसिक यातना हुई। और उसी यातना और हताशा ने 1921 में किसानों को सड़कों पर उतरने पर मजबूर कर दिया। दबाव इतना ज्यादा बढ़ा कि अंततः सरकार को सुअर मारने की इजाजत देनी ही पड़ी। लेकिन अलवर का संघर्ष यही खत्म नहीं हुआ था। हाँ, सबसे भयानक त्रासदी तो 1925 में हुई है ना? जी, 1925 में अलवर के महाराजा जयसिंह ने अचानक लगान की दरों में 40% की भारी वृद्धि कर दी। 40%? वो भी अचानक से? ये तो सीधे सीधे दिन दहाड़े लूट है। जाहिर है किसान इसके खिलाफ आवाज उठाते ही 14 मई 1925 को अलवर के नीमूचना गांव में, जो कि कोटपुतली बहरोड़ इलाके में आता है, वहां सैकड़ों किसान इस फैसले का शांतिपूर्ण विरोध करने के लिए इकट्ठा हुए। और फिर वहां जो हुआ वो शायद राजस्थान के इतिहास के सबसे काले पन्नों में से एक है। रियासत के कमांडर छाजू सिंह ने बिना किसी चेतावनी के उन निहत्थे किसानों पर सैन्य बलों से अंधाधुंध गोलियां चलवा दी। उफ, सैकड़ों लोग मारे गए, पूरे के पूरे परिवार उजड़ गए। ये इतना विभत्स हत्याकांड था कि जब महात्मा गांधी को इसका पता चला तो उन्होंने अपने अखबार यंग इंडिया में इसे जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी अधिक भयंकर बताया था। सच में? हाँ, गांधी जी ने इसके लिए खास शब्द का इस्तेमाल किया, डायरिज्म डबल डिस्टिल्ड, यानी दोहरी डायरशाही। और रामनारायण चौधरी जी ने ही इसे नीमूचना हत्याकांड का नाम दिया था। लेकिन मेरे दिमाग में यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। पूछिए। आज के जमाने में अगर कहीं कोई जुल्म होता है, तो कोई ना कोई तुरंत अपने मोबाइल से वीडियो बना लेता है, उसे सोशल मीडिया पर डाल देता है और खबर मिनटों में पूरी दुनिया में वायरल हो जाती है। लेकिन 1925 में जब संचार के साधन ही नहीं थे, फोन नहीं थे, तो नीमूचना के एक छोटे से गांव में हुए इस नरसंहार की खबर महात्मा गांधी तक या देश के बाकी हिस्सों तक इतनी जल्दी कैसे पहुंच गई? ये एक बहुत ही शानदार सवाल है, और इसका जवाब है उस दौर की निर्भीक पत्रकारिता और संचार का एक बेहद जमीनी नेटवर्क। उस समय तरुण राजस्थान जैसे अखबार थे जिन्होंने पुलिस के कड़े पहरे से बचकर इस घटना की ग्राउंड रिपोर्टिंग की और इसे सचित्र छापा था। ओहो, सचित्र मतलब तस्वीरों के साथ? जी हाँ, बिल्कुल तस्वीरों के साथ। और सिर्फ नीमूचना ही नहीं, अगर आप बिचौलिया को भी देखें तो विजय सिंह पथिक जी ये बात अच्छी तरह जानते थे कि जब तक इस स्थानीय मुद्दे को राष्ट्रीय मंच नहीं मिलेगा, सत्ता के कान पर जू नहीं रेंगेंगे। ये तो है, नेशनल कवरेज बहुत जरूरी था। इसलिए उन्होंने कानपुर से निकलने वाले एक बहुत ही मशहूर अखबार प्रताप के संपादक गणेश शंकर विद्यार्थी जी को चांदी की राखी भेजी और उनसे मदद मांगी। विद्यार्थी जी ने प्रताप में बिचौलिया पर लगातार लेख छापे। इन अखबारों ने उस दौर में वही काम किया जो आज का सोशल मीडिया करता है। मतलब उन्होंने इन स्थानीय आंदोलनों को राष्ट्रीय आजादी की लड़ाई से जोड़ दिया। कमाल की रणनीति थी। और मुझे जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है वो ये है कि इस प्रिंट मीडिया नेटवर्क की गूंज सिर्फ भारत के बड़े शहरों तक ही सीमित नहीं रही। इन किसानों की आवाज ने 7 समंदर पार का सफर भी तय किया। आप शेखावाटी किसान आंदोलन की बात कर रही हैं? बिल्कुल,
यहाँ से हमारी कहानी उस इलाके की तरफ मुड़ती है जहाँ इस संघर्ष ने एक नया ही आयाम ले लिया। 1922 में सीकर के राव राजा कल्याण सिंह ने अकाल पड़ने के बावजूद भूमि कर में 25 से 50% तक की वृद्धि कर दी थी। हाँ, और राम नारायण चौधरी के नेतृत्व में यहाँ आंदोलन शुरू हुआ। तरुण राजस्थान अखबार ने तो इसे प्रमुखता से उठाया ही, लेकिन सबसे बड़ी बात यह हुई कि शेखावाटी के किसानों पर हो रहे इन अत्याचारों की खबरें लंदन के मशहूर अखबार डेली हेराल्ड में छपने लगी। सोचिए, राजस्थान के एक छोटे से गांव का किसान और उसकी खबर लंदन के डेली हेराल्ड में छप रही है। ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। और बात सिर्फ अखबार तक ही नहीं रुकी। 1925 में पैथिक लॉरेंस नाम के एक ब्रिटिश सांसद ने शेखावाटी के किसानों का ये मुद्दा बकायदा इंग्लैंड की संसद हाउस ऑफ कॉमन्स में उठा दिया। अरे वाह! मतलब ब्रिटिश साम्राज्य की सत्ता के केंद्र में एक भारतीय रियासत के किसानों की चर्चा हो रही थी। इससे स्थानीय राजाओं पर एक अभूतपूर्व अंतर्राष्ट्रीय दबाव पड़ा। ये दिखाता है कि अगर आप संगठित हैं तो कोई भी आवाज छोटी नहीं होती। लेकिन शेखावाटी आंदोलन का एक और पहलू है जिसने मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित किया है। वो क्या? महिलाओं का नेतृत्व। इतिहास की किताबों में अक्सर हम देखते हैं कि क्रांतियों को पुरुषों के नजरिए से ही लिखा जाता है, लेकिन 25 अप्रैल 1934 की तारीख ने एक नई ही कहानी लिखी। आप कटराथल सम्मेलन का जिक्र कर रही हैं? जी। ये घटना सामाजिक इतिहास के लिहाज से सच में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है। हुआ ये था कि सिहोर के ठाकुर मानसिंह ने सोतिया का बास गांव में कुछ महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया था। इसके विरोध में किशोरी देवी, जो कि हरलाल सिंह जी की पत्नी थी, उन्होंने महिलाओं को संगठित करने का बीड़ा उठाया। और ये कोई छोटा मोटा प्रदर्शन नहीं था। दस्तावेज बताते हैं कि किशोरी देवी के नेतृत्व में 10,000 से भी ज्यादा जाट महिलाओं ने कटराथल में एक विशाल सम्मेलन किया। जरा उस समय के रूढ़िवादी समाज की कल्पना कीजिए। 1934 का राजस्थान। हाँ, 1934 का राजस्थान, जहाँ शायद महिलाओं का घर से अकेले बाहर निकलना भी आसान नहीं था। वहाँ 10,000 महिलाओं का एक साथ आना, उन्हें सूचना कैसे दी गई होगी, वे इकट्ठा कैसे हुई होंगी, ये सच में अद्भुत है। उस सम्मेलन में मुख्य वक्ता उत्तमा देवी थी, जिन्होंने अपने भाषण से महिलाओं में गजब का जोश भर दिया था। ये इस बात का बहुत बड़ा प्रमाण है कि जब सम्मान की बात आती है ना, तो कोई भी सामाजिक बेड़ी इंसान को रोक नहीं सकती। और महिलाओं का ये शौर्य केवल कटराथल तक सीमित नहीं था। आप कूदन आंदोलन को ही ले लीजिए। हाँ, 1935 वाला। 25 अप्रैल 1935 को कैप्टन वेब नाम के अधिकारी ने लगान वसूलने के लिए किसानों पर गोलियां चलवाईं। उस खूनी संघर्ष में भी जिस महिला ने किसानों का नेतृत्व किया और उन्हें पीछे हटने से रोका, वे थी धापी दादी। धापी दादी, ये नाम सुनते ही एक ऐसा अक्स उभरता है जो अपनी जमीन और अपने लोगों के लिए किसी भी तोप या बंदूक के सामने बेखौफ खड़ी हो सकती है। कूदन की इस घटना की गूंज भी तो हाउस ऑफ कॉमन्स तक गई थी ना? बिल्कुल गई थी। इसी तरह मार्च 1935 में खुड़ी गांव में भी कैप्टन वेब ने किसानों की विवाह की बारात पर लाठीचार्ज करवाया था। हर जगह किसानों और उनके परिवारों ने इस जबरदस्त अत्याचार सहे। और केवल शेखावाटी या मेवाड़ ही नहीं, अगर हम देखें तो भरतपुर में 1931 में भोजी लंबरदार के नेतृत्व में भू राजस्व वृद्धि के खिलाफ हुआ आंदोलन हो, या फिर यासीन खां और मोहम्मद हादी के नेतृत्व में हुआ मेव किसान आंदोलन, सब आपस में जुड़े हुए लगते हैं। हाँ, ये सभी कड़ियां एक ही जंजीर का हिस्सा थी। ये सभी बता रही थी कि सदियों पुरानी वो सावन की व्यवस्था अब अपनी अंतिम सांसें गिन रही है। तो अगर हम आज के इस पूरे विश्लेषण को समेटें, इन तमाम दस्तावेजों को एक साथ रखकर देखें, तो सबसे बड़ा निष्कर्ष क्या निकलता है? मेरे लिए तो ये स्पष्ट है कि बिजौरिया की पहाड़ियों से लेकर शेखावाटी के रेतीले मैदानों तक ये संघर्ष केवल 84 प्रकार के टैक्स या लगान के खिलाफ लड़ाई नहीं थी। ये एक गहरी नींद से आम जनता के जागने की कहानी थी। आप बिल्कुल सही दिशा में सोच रही हैं। ये असल में आत्मसम्मान की लड़ाई थी। ये उस व्यवस्था को सीधी चुनौती थी जो ये मानती थी कि किसान और आम इंसान केवल कर चुकाने और बेकार करने के लिए ही पैदा हुए हैं। बिल्कुल। इन आंदोलनों ने ये साबित कर दिया कि जब इंसान ठान ले तो वो बिना किसी आधुनिक हथियार के महज अपने संगठन और धैर्य के बलबूते 44 साल तक भी लड़ सकता है, और वो भी पूरी तरह से अहिंसक तरीके से। आज के इस दौर में जब हमारे पास संचार के इतने सारे साधन हैं, इंटरनेट है, हम पलक झपकते ही दुनिया के किसी भी कोने में अपना संदेश भेज सकते हैं, तब हमें एक पल रुककर गणेश शंकर विद्यार्थी जी और विजय सिंह पथिक जैसे लोगों की उस दूरदर्शिता को सलाम करना चाहिए। उन्होंने तब वो वायरल नेटवर्क तैयार कर दिया था जब लोगों के पास एक टेलीफोन तक नहीं था। सही कहा। सूचना को सही जगह पहुंचाने की ताकत कभी पुरानी नहीं होती, बस माध्यम बदल जाते हैं। तो आज की इस चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं, लेकिन जाते जाते सभी के लिए एक विचारोत्तेजक सवाल है जिस पर गहराई से सोचना बहुत जरूरी है। हम अक्सर स्कूल और कॉलेज में राष्ट्रीय स्तर के बड़े बड़े नेताओं और स्वतंत्रता संग्राम के विशाल आंदोलनों के बारे में बड़े गर्व से पढ़ते हैं, लेकिन जरा सोचिए, क्या उन बड़े राष्ट्रीय आंदोलनों को खड़ा होने के लिए जिस जमीन की जरूरत थी, वो जमीन असल में इन स्थानीय गुमनाम नायकों ने तैयार नहीं की थी? ये बहुत गहरा सवाल है। क्या आजादी की नींव धापी दादी, नानक जी, भील, रूपा जी, कृपा जी या बिजौलिया के उन हजारों गुमनाम किसानों के खून पसीने से नहीं बनी थी? क्या हमारा इतिहास इन जमीनी योद्धाओं को वो जगह देता है जिसके वे असल में हकदार हैं? और सबसे बड़ा सवाल, अगर आज हम पर, हमारी आज की कमाई पर 84 अलग अलग टैक्स थोप दिए जाए, तो क्या हमने उन किसानों जैसा 44 साल तक संघर्ष करने का धैर्य और संयम होगा? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।